आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस कॉम्प्रिहेंशन में हमें दिया गया है कि जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, इसमें एसिड और बेस रैपिडली रिएक्ट करते हैं एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और टाइट्रेशन में जो इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एसिड और बेस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ में ऐड किए गए, मतलब ही दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। इसी तरह से एंड पॉइंट टाइट्रेशन का वो पॉइंट है जहाँ पर टाइट्रेशन स्टॉप हो जाता है, टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से एंड पॉइंट पे मतलब ही एसिड और बेस जिस पॉइंट पे इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ में होंगे, इस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं ताकि हम टाइट्रेशन को स्टॉप कर सके, रोक सके। इसीलिए जिस पॉइंट पे एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होकर सॉल्ट बनता है और सॉल्यूशन में सॉल्ट रहता है, तो इंडिकेटर इस सॉल्यूशन के पीएच के नेबरहुड में कलर चेंज करके हमें इंडिकेट करना चाहिए। इसी तरह से जो पीएच है इक्विवेलेंट पॉइंट के नज़दीक में बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी से बढ़ता है, बहुत जल्दी से चेंज होता है। और एग्जैक्ट शेप ऑफ टाइट्रेशन कर्व जो है वो एसिड और बेस, वीक एसिड और वीक बेस के केस में Ka और Kb एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस के केस में बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब इन सब इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स टाइट्रेशन कर्व ऑफ HCl एंड अगेंस्ट KOH। द pH एट इक्विवेलेंट पॉइंट इज। तो हमें एक कर्व दिया हुआ है इस कॉम्प्रिहेंशन में। अगर ये टाइट्रेशन कर्व ऑफ HCl अगेंस्ट KOH है तो इसके इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH क्या होगा ये हमें बताना है। तो अगर ये HCl और KOH का टाइट्रेशन है, मतलब ही HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन कर्व है, तो इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एसिड और बेस का। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करके बनाते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, बल्कि न्यूट्रल। और न्यूट्रल पॉइंट पे न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH होता है 7। तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा इस टाइट्रेशन का, उसका pH हो जाएगा 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में हमसे एक टाइट्रेशन कर्व दिया हुआ है और इस टाइट्रेशन कर्व की हेल्प से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन पूछा है, द कर्व रिप्रेजेंट्स द टाइट्रेशन ऑफ। जो टाइट्रेशन कर्व है वो इन दिए हुए ऑप्शंस में से किस टाइट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये हमें बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं टाइट्रेशन कर्व का। जब हम वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड 0 ml है, जब एसिड हम बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तब जो सोल्यूशन का pH है वो 14 के बहुत क्लोज है। और pH 14 के क्लोज होता है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो ये टाइट्रेशन में जो बेस है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट के पास वाला रीजन। तो इस टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा और टाइट्रेशन के इक्विवेलेंस पॉइंट के पास वाला जो रीजन है उस ग्राफ के स्लोप की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब ही इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास वाले रीजन में थोड़े से ही वॉल्यूम चेंज पे pH में बहुत ज़्यादा चेंज दिख रहा है, मतलब ही इस टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड इन्वॉल्व है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के एडिशन पे ही थोड़े से वॉल्यूम चेंज पर बहुत ज़्यादा pH चेंज होगा। तो ये जो टाइट्रेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं किस ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है CSOH बाय HBr। CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि ये है टाइट्रेशन ऑफ बेस बाय एसिड। सेकेंड ऑप्शन है HCl बाय NaOH। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है पर यहाँ पे टाइट्रेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का, तो ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन सी HCl बाय KOH, अगेन HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और टाइट्रेशन हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस का अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी NH3 बाय HNO3,
NH3 एक वीक बेस है, पर यहाँ पे टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस का हो रहा है, तो ऑप्शन डी भी रिजेक्ट हो गया। तो जो कर्व है वो सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेशन ऑफ CSOH स्ट्रॉन्ग बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड HBr को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है द सूटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन इज। तो अब ये जो टाइट्रेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन है, मतलब ही इसका जो इक्विवेलेंस पॉइंट होगा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, मतलब ही इसका जो pH होगा वो 7 हो जाएगा। हम जानते हैं कि pH 7 इंडिकेट करने के लिए हम कोई भी इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज, ब्रोमो, थाइमोल और मिथाइल रेड सारे इंडिकेटर्स इस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट इज। हमने देखा है कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे सॉल्यूशन का pH 7 हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। फिफ्थ क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ है Which of the following curves indicates the titration of a weak diprotic acid by KOH of equivalent strength? तो एक वीक डाइप्रोटिक एसिड मतलब ही दो बेसिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने वाले एसिड का टाइट्रेशन जब हम KOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है इसके साथ करवाएंगे तो कौन सा टाइट्रेशन कर्व हमें मिलेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो रहा है, तो एंड पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होगा, मतलब ही एंड पॉइंट पे pH सॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 14 के अराउंड होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में pH 14 के नज़दीक है। तो pH 14 के क्लोज है, मतलब हाई वैल्यू है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी और बी में pH की वैल्यू कम है जो कि pK2 के इक्वल दी हुई है, तो इसीलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ऑप्शन ए और डी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंस पॉइंट है मतलब ही जब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा इसके तुरंत बाद स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है pH बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट के क्लोज पर। जो ऑप्शन डी है यहाँ पर जो इक्विवेलेंस पॉइंट है pK1 प्लस pK2/2, इस पॉइंट के क्लोज या इस पॉइंट के नेबरहुड में pH का चेंज बहुत स्लो है, जबकि ऑप्शन ए में pH का चेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रैपिड है, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट के क्लोज में ग्राफ का स्लोप भी बहुत ज़्यादा हाई है ऑप्शन ए के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है टाइट्रेशन ऑफ वीक डाइप्रोटिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस KOH। तो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।